तो फाइनली 2025 आ गया है और साथ ही साथ आ गया है इस साल का सबसे पहला आईपीओ। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपका ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा हो और जो भी आप सोच रहे हो इस साल में वो सब कुछ आप पा सके। तो चलिए हम लोग इस आईपीओ के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है आईपीओ की डेट्स, प्राइस बैंड क्या है, कितने पैसे कंपनी को चाहिए और किस रीज़न के वजह से ये कंपनी अपना आईपीओ ला रही है। ये सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अभी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन ये आईपीओ शुरू होगा 6 जनवरी को और चलेगा 8 जनवरी वेंसडे तक। थर्सडे के दिन 9 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी और 10 तारीख यानी फ्राइडे को जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है वो लोग के डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। जिस जिसको नहीं अलॉटमेंट हुआ है उसके अकाउंट में वापस से पैसे रिफंड का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 13 तारीख के दिन यानी कि अगले मंडे ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं कुछ और डिटेल्स की बात करूं तो फेस वैल्यू है 10 रुपये की, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। प्राइस बैंड की बात करेंगे तो 130 टू 140 का प्राइस बैंड है, सॉरी 133 टू 140 का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 140 पर ही अप्लाई करेंगे, 139.5 पर भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, या 139.9 पर भी अप्लाई नहीं करना है, 140 पर ही आप लोगों को अप्लाई करना है अगर करेंगे तो। और या तो फिर जो आपके ब्रोकर टर्मिनल पे कट ऑफ प्राइस का एक चेक बॉक्स रहेगा उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉट साइज़ की बात करेंगे तो 107 शेयर्स का लॉट साइज़ है। और टोटल इशू साइज़ की यानी कि कितने पैसे कंपनी को चाहिए अगर उसकी हम लोग बात करेंगे तो 410 करोड़ रुपए का आईपीओ है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटा सा आईपीओ है जिसमें से 210 करोड़ फ्रेश इशू है और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यानी कि मोटा मोटी 50-50% का ऑफर फॉर सेल और 50-50% का फ्रेश इशू यहाँ पर है, मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कोटा देखेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50% का कोटा, रिटेल वालों को 35% का कोटा और एचएनआई को 15% का कोटा। रिटेल वाले मिनिमम एक लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको 14,980 रुपये लगेंगे। 13 लॉट मैक्सिमम आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपके एप्लीकेशन का जो प्राइस है वो 2 लाख के ऊपर आ जाएगा आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। एचएनआई कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में कोई भी लॉक इन की, कोई भी डॉक्यूमेंट की कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं रहती है। जब भी आपको शेयर आपका लिस्ट हो गया मार्केट में उसके अगले मिनट ही आप शेयर्स बेच सकते हो, ठीक है। आपको पूरा बेचना पूरा बेचो, पार्शल बेचना पार्शल बेचो, कुछ भी आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगा उसके अंदर। शेयर होल्डिंग प्रमोटर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो प्री आईपीओ 72.49% का है। पोस्ट आईपीओ इधर दिया नहीं गया है बट मेरे हिसाब से 55-58% के आसपास पोस्ट आईपीओ हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का भी हम लोग को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा बुरा नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो आप लोग ने मेरे जो भी टेक्नो फंडा एनालिसिस वाले वीडियो देखे रहेंगे या पुराने आईपीओज वाले वीडियो देखे रहेंगे 2024 वाले, तो उसके अंदर मैंने हमेशा कहा कि सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग के नहीं देखना चाहिए हम लोग को, प्रमोटर के साथ एफ और डी का भी कितना ये है टोटल, ये भी देखना चाहिए, ठीक है। एफ डी और साथ ही साथ प्रमोटर, ये तीनों का मिला के 75-80% होगा तो मतलब एक एक अच्छा रेशो माना जाता है, ठीक है। सिर्फ प्रमोटर्स का 75% के ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में समझते हैं कि कंपनी कौन से बिजनेस में है, क्या एग्जैक्टली करती है और क्या ये क्या कहते हैं ये बिजनेस में हम लोग को इन्वेस्ट करने लायक बिजनेस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी लगभग 13 साल पुरानी कंपनी, 12-13 साल पुरानी कंपनी, सितंबर 2012 में शुरू हुई थी। और ये लोग का काम क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स इन इंडिया। तो इससे ये तो समझ में आ गया है कि ये लोग फार्मा और केमिकल इंडस्ट्री को ही ये लोग टारगेट कर रहे हैं, बाकी कोई भी इंडस्ट्री से ये लोग का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। अभी ये लोग क्या करते हैं, मैनेज द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस।
द कंपनी हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मैनेज द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस, सॉरी। ठीक है, अभी कंपनी का ये क्या क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? टर्न की सोल्यूशन इंक्लूडिंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स। अब ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं? रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज, सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम्स, प्लांट इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होता है ना कि एक ग्लास के मटेरियल्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री के लिए, लोगों को दवाई बनाने के लिए, केमिकल्स बेसिकली जो भी केमिकल्स होते हैं ना, वो एक मतलब ऐसा एक कंटेनर जैसा होता है। तो ये सब बनाने का जो ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये जो स्टोरेज सिस्टम्स सब होते हैं, पाइपलाइन जो सब होता है, तो ये सब जो मशीनरी होता है ये लोग का बनाने का काम है। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब मोटी मोटी भाषा में अगर समझे, तो ये लोग का ये एक प्रोडक्ट है जो कि बी टू बी बिजनेस है ऑब्वियसली। ठीक है, ये मतलब आप या मैं तो जाके डायरेक्टली कंपनी से तो मांगेंगे नहीं कि मुझे केमिकल रखने के लिए एक ड्रम दे दो, मतलब हम लोग तो नॉर्मली इसको ड्रम ही बोलेंगे, करेक्ट। बट जो टेक्निकल टर्म है ये लोग का, रिएक्शन सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, वो सब ये लोग का जो ये लोग के टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, तो ये सब कंपनी, फार्मा कंपनीज ही यूज़ करेगी। अभी देखते हो मतलब अगर हम लोग और आगे देखेंगे कि कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट यूजिंग ग्लास लाइंड मटेरियल्स, स्टेनलेस स्टील एंड निकल निकल एलॉय। ठीक है, तो ये निकल एक एक पर्टिकुलर का एक मेटल होता है, स्टील तो आप लोगों को पता है, और एक ग्लास का भी ये लोग मटेरियल बना कर देते हैं। तो ये तीन तरह के, तीन अलग अलग तरीके के ये लोग, जो ये लोग के जो प्रोडक्ट्स है वो ये लोग बना बना के देते हैं। किस किस को बना के देते हैं? एपिटोरिया फार्मा लिमिटेड, औरोबिंदो, ये एक लिस्टेड कंपनी है। औरोबिंदो हम लोग ने काफ़ी बारी स्टॉक एक्सचेंज पे देखा है। ठीक है, सीसीएल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड। ठीक है, कोहेंस लाइफ साइंस, कैडिला फार्मास्यूटिकल। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे लॉरस लैब्स, ये भी ग्रैन्यूल्स, ये दोनों भी एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, अगर हम लोग और भी इधर कंपनी के नाम देखेंगे तो इधर टैग्रोस केमिकल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नाटको फार्मा, ये भी लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स है। पिरामल फार्मा लिमिटेड, बड़े बड़े क्लाइंट्स, अच्छे खासे क्लाइंट्स है। तो इससे ना एक बात अच्छी हो जाती है और एक बात बुरी हो जाती है। अच्छी बात ये रहती है कि आपकी ऑर्डर बुक है ना, ऑर्डर बुक हमेशा भरी हुई रहेगी। भरी हुई यानी कि आपको कहीं ना कुछ ऑर्डर मिलते रहेंगे। लेकिन जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, या जिसको हम लोग पैट मार्जिन कहते हैं, वो यूजुअली कम रहता है। मतलब 5 से 8% का यूजुअली रहता है। 10% के ऊपर का अगर आपको पैट मार्जिन मिल गया बी टू बी बिजनेस में, मतलब बढ़िया है। उससे ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या एटलीस्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता जब मैं कंपनी एनालाइज करता हूँ तभी। ठीक है, अभी और कुछ और डिटेल्स जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सबकी सब हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, कंपनी के सेल्स ऑफिस कहाँ कहाँ पर है? गुजरात में है, वडोदरा है, वापस वही गुजरात, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश, मतलब ये सिटी और स्टेट वैसा दिया है, गुजरात, गुजरात, मुंबई, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर वापस एक गुजरात में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो एक मोटा मोटी पैन इंडिया है जो ये लोग ने फाइनली इधर लिख दिया है। ठीक है, एज ऑफ सितंबर 30 2024 कंपनी के पास 460 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ थे और 730 कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे, यानी कि जो छोटा मोटा काम करने के लिए जो वो लोग को हमेशा नहीं लगते रहेंगे, बट मान लो कुछ जैसे अगर कुछ हैवी मशीनरी वो लोग को इधर से उधर लेके जाना होगा तो उसके लिए लोग को लेबरर्स रखते रहेंगे। तो मे भी शायद वो हो सकता है, या कोई एक स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज्ड एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, वो सब के लिए लोग को चाहिए रहेगा, तो वो लोग उसी टाइम पे वो लोग हायर करते रहेंगे। फुल टाइम वो लोग नहीं रखते रहेंगे, जो कि एक और एक अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका फुकट फुकट फिक्स्ड कॉस्ट में जाता है अगर उस लेबर की आपको पूरे साल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? अभी अगर देखें, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर्स। तो ये तो मतलब वो लोग वैसी बिजनेस में, तो इसको मैं कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के हिसाब से एक हिसाब से नहीं बोलूँगा, बट मतलब ऑब्वियसली इधर लिखा है लोग ने तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कस्टमाइज एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द एंटायर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, strategically located manufacturing facilities with advanced technological capabilities, long term relationship with marquee clients। ये तो बहुत ही सही बात बोली है, क्योंकि जितने भी फार्मा के जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, ये लोग का मतलब अच्छे खासे बड़े बड़े प्लेयर्स लोग के साथ ये लोग का टाई अप है, या ये लोग के क्लाइंट्स है। तो एक अच्छी बात है। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ, ये हम लोग आने वाले पार्ट में डेफिनेटली वीडियो के देखेंगे, जहाँ पर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। एक सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर ने, केमिकल सेक्टर ने अच्छा खासा बूम दिया है कोविड के बाद भी। मतलब कोविड में तो देना जायज़ ही था, बट कोविड के बाद भी कंसिस्टेंटली एक
ग्रोथ अच्छा ही मिला है, ऐसा नहीं हम लोग कहेंगे कि डाउन ट्रेंड में आ गया है या एक ग्रोथ अभी स्टैग्नेंट हो गया है। ग्रोथ कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है फार्मा सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं ये एक क्या बोलते हैं, ग्रोइंग सेक्टर में तो है ही है। ठीक है, चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हाल है कंपनी का। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर और उसके बाद हाफ ईयर, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि ये क्वार्टर जस्ट अभी खत्म हुआ है तो इसके रिजल्ट्स अभी आने लग जाएंगे। तो जो फेब्रवरी वाले जो आईपीओज रहेंगे उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग को 3 क्वार्टर के डेटा दिख सकता है। ठीक है, तो एसेट्स की बात कर लेते हैं। पहले 300 करोड़ के एसेट्स थे, वो बढ़कर 350 करोड़ के एसेट्स हो गए। फिर सीधा डबल, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए, 650 करोड़ के एसेट। और उसके बाद 2 क्वार्टर में ही ये लोग ने और लगभग 90 करोड़ के एसेट्स जोड़ दिए, 750 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं। ठीक है, रेवेन्यू की बात करेंगे तो 250 करोड़ का रेवेन्यू था पहले साल, फिर सीधा डबल हो गया रेवेन्यू 500 करोड़ का। फिर उसके बाद रेवेन्यू में 10% ग्रोथ आया। ठीक है, यहाँ पर 10% का ग्रोथ आया, 550 करोड़। और यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे 312 करोड़ है, अगर इसको मैं इंटू 2 में भी कर लूँ तो 625 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू दिख रहा है। तो अगर मैं इसको ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा तो 10-12% का ग्रोथ कहीं ना कहीं डेफिनेटली यहाँ पर है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 250 करोड़ पे 25 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि लगभग 10% से थोड़ा सा ज़्यादा का प्रॉफिट है। 500 करोड़ पे 53 करोड़ का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 11% का, 10.5-11% का प्रॉफिट है। 550 करोड़ के ऊपर 60 करोड़ का प्रॉफिट, जस्ट 11% का प्रॉफिट है। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे 312 करोड़ पे 36 करोड़ का प्रॉफिट, तो लगभग 11% का प्रॉफिट यहाँ पर भी नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी, मतलब अच्छी बात तो नहीं कहूँगा मैं, 10% के ऊपर ये लोग कंसिस्टेंटली ये लोग रख पा रहे प्रॉफिट, ये एक अच्छा पॉइंट है B2B बिजनेस के हिसाब से। लेकिन बुरी बात यह है कि ये लोग जो प्रॉफिट है ना उसका ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग को एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि B2B बिजनेस में ना यूजुअली आप ज़्यादा ज़्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन से नहीं इतना ज़्यादा ग्रो कर पाते हो। बहुत ही कम कंपनी हम लोग को मिलती है, और उतना क्या कहते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग मार्जिन नहीं रख पाते पहली बात, और उतना फास्ट मार्जिन भी ग्रो नहीं कर पाते। तो ये ठीक ठाक से मार्जिन है, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट नहीं कहूँगा। अच्छी बात यह है कि लोग ने 10% कंसिस्टेंटली रखा हुआ है, 10% के ऊपर का प्रॉफिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात करूंगा तो 53.66 करोड़ के रिजर्व्स थे। फिर उसके बाद बढ़कर 140 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, फिर बढ़कर 390 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, और अभी 262 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। अभी एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और बोरिंग्स डिस्कस करने के बाद। बोरिंग्स पहले 70 करोड़ की बोरिंग्स थी, फिर बढ़कर 82 करोड़ की बोरिंग हो गई, फिर बढ़कर 130 करोड़ की बोरिंग हो गई, और उसके बाद वापस बढ़कर 173 करोड़ की बोरिंग हो गई। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर एसेट्स बढ़ गए लेकिन बोरविंग्स कम नहीं हुई, रिजर्व्स कम हो गए लेकिन फिर भी बोरविंग्स कम नहीं हुई। तो इसके अंदर क्या होता है ना, अभी आईपीओ आने वाला है, काफ़ी कंपनी ऐसे करती है कि आपने आपके बोरविंग्स कम नहीं किए, बट जैसे जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर है, वो लोग ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स लोग को जो भी है डिविडेंड, मान लो 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करा, तो वो लोग को डिविडेंड में वो पैसे मिल जाते हैं। बहुत कंपनी ऐसे करती है, ये मतलब ये कंपनी ने पहली बार किया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कंपनी ऐसे करती है। ठीक है, जो कि मतलब वो अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है बुरा है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे तो लगभग 2800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मैं फिर भी मतलब मेरे हिसाब से तो ये स्मॉल कैप ऑब्वियसली है, बट ये स्मॉल कैप की जगह मैं इसको माइक्रो कैप के हिसाब से भी कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल स्मॉल कैप में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनी है जो 4000-5000 करोड़ के आसपास में ही है, और माइक्रो कैप में काफ़ी ज़्यादा कंपनी जो 2000 करोड़ के आसपास में है। तो वो भी एक कहीं ना कहीं चीज़ है, मतलब ये मार्केट कैप का ना मेरा एक थोड़ा सा अलग देखने का तरीका है, तो आप इसको अपने तरीके से देख लेना। ठीक है, आरओई की बात करेंगे तो 20.74 है, आरओसी 25.49 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। बाय द वे, आरओई और आरओसी के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था, पिछले हफ्ते में कुछ डाला था, आप वो जाके देख लेना, 2024 का शायद से वो लास्ट वीडियो था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है उस वीडियो के ऊपर, वो आप वीडियो जाके देख लेना, आई कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका ऊपर, या तो फिर चैनल पे ना फंडामेंटल एनालिसिस वाली एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो 0.3 का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो तीनों रेशियोज अभी तक अच्छे लग रहे हैं। पैट मार्जिन 10.92 जो कि हम लोग ने डिस्कस करता था 11 के आसपास, वो भी सही लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.70 का है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं कहूँगा और बेकार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नॉर्मल सा रेंज है।
ठीक है। ईपीएस की बात करूंगा तो 3.25 का ईपीएस प्री आईपीओ था, पोस्ट आईपीओ 3.64 का हो जाएगा। पीई की बात करूंगा तो प्री आईपीओ 43 का था, पोस्ट आईपीओ 38 का हो जाएगा। तो डेफिनेटली पीई रेशियो गिर रहा है, अच्छी बात है। ईपीएस बढ़ रहा है, अच्छी बात है। मतलब भले से छोटा मोटा ही है बट अच्छी बात है वो। ठीक है, जिधर जो जो हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं वो भी हम लोग को देख लेना चाहिए। फिलहाल इसके अंदर मुझे अभी तक इतना ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ एक बोरोविंग्स कहीं ना कहीं एक है, बोरोविंग्स घट नहीं रही है फिलहाल, वो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं घटना चाहिए। बट हम लोग वो भी देख लेते कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए, शायद वो लोग बोरिंग्स कम करने के लिए पैसे मांग रहे हो। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग कंसिडर करना ही नहीं है। तो ये लोग को पैसे क्यों चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो ये लोग को जो नए नए जो प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, जो नए ये लोग के जो स्टोरेज सिस्टम, जो भी पाइपिंग सिस्टम जो भी बनाना होगा, उसके लिए ये लोग को नए नए मशीनरी, अभी आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस हिसाब से ये लोग को टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, मशीनरी इक्विपमेंट इन्वेस्ट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कैपेक्स में इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी बात है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल और पोर्शन of certain outstanding borrowings availed by company and investment in wholly owned material subsidiary S2 Engineering Industry Private Limited। तो ये जो ये लोग का जो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, जो खुद की कंपनी और जो सब्सिडी कंपनी, उसका भी ये लोग को क्या कहते हैं लोन चुकता करना, और साथ ही साथ ये लोग को का जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर भी ये लोग को कैपेक्स के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी में भी ये लोग को मशीनरी और इक्विपमेंट डालना है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड और एक्विजिशंस। तो ये लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट भी करने का सोच रहे हैं, कहीं और एक्विजिशन करने का भी सोच रहे हैं, बट अभी तक वो शायद से इतना ज़्यादा ये लोग का कुछ वो नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट सब हो गया रहेगा, एक्विजिशन भी हो गया रहेगा, बट ये लोग ने अभी तक कुछ इतना डिस्क्लोज नहीं किया कि ये लोग किस पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करके लोग एक्विजिशन करने का सोच रहे हैं, जो भी है। बट ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि कंपनी जो है ना ग्रोथ के बारे में सोच रही है, कुछ ऐसा मतलब जो जो ऑब्जेक्टिव है पैसे लेने का भी, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए लोग पैसे ले रहे हैं कि भाई वर्किंग कैपिटल हो गया, अलाना फलाना ये वो। ये लोग का कैपेक्स बढ़ाना है, लोन कम करना है। लोन कम करेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि आप जो 170 करोड़ पे जो आप लोन दे रहे, 170 करोड़ पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, अगर आपने मान लो इसमें से 50 करोड़ भी कम कर लिया तो आप 125 करोड़ पे इंटरेस्ट दोगे। करेक्ट, 125 करोड़ पे अगर आप मान लो 12 करोड़ इंटरेस्ट दे रहे हो पूरे साल का। ठीक है, पहले आप 170 करोड़ पे 17 करोड़ दे रहे थे इंटरेस्ट पूरे साल का, तो 5 करोड़ तो आपका वैसे ही बच गया। करेक्ट, वो पाँच पाँच करोड़ से भी अच्छा खासा एक डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अभी आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, जो रेवेन्यू है अभी 600-700 करोड़ के आसपास ही पहुंची है, तो उस हिसाब से 5 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा, मतलब 5 करोड़ आपके पास बचाना, वो भी एक बहुत ज़्यादा एक फैक्टर हो जाता है। उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जहाँ पर 10-11% दिख रहा है, वहाँ पर वो बढ़कर 12-13% भी हो सकता है। तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊँ तो कंपनी फिलहाल अच्छी लग रही है, इंडस्ट्री अच्छी है एक, बट इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट एक ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है। अभी इसके अंदर दो चीज़ें हो जाती है कि या तो मतलब ये इतने बड़े प्लेयर बन सकते हैं कि भाई उस मार्केट के लीडर बन जाएंगे, या तो फिर कल को जब ये फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर में अगर तकलीफ आएगी तो ये स्टॉक भी बहुत ज़्यादा पिटेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर में जब मतलब क्या बोलते हैं, जब जब गिरावट आएगी, जब वो लोग को इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो लोग मतलब स्टैंडर्ड ग्लास को भी उतना ज़्यादा बिजनेस दूसरी कंपनी से नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लग रहा है। बट वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो लोग कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री तो कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब एफएमसीजी इंडस्ट्री के जैसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दवाई ववाई तो सबको लगता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा भी रिस्की पॉइंट नहीं है, बट सिर्फ वही है। बाकी अगर मैं देखूँ तो रेवेन्यू इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, बट अच्छी बात है कि बढ़ रहे हैं, भले से 10-12% के हिसाब से रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या जो पैट मार्जिन है अगर हम लोग देखेंगे तो 10-11% कॉन्स्टेंटली ये लोग रह रहे हैं। सिर्फ ये लोग को बोरिंग्स धीरे धीरे कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो ये रिजर्व्स ये जो कम हुए हैं वो मेरे हिसाब से सिर्फ वो आईपीओ आ रहा है डिविडेंड डिक्लेयर करने के चक्कर में हुआ है, नहीं तो फिर ये कॉन्स्टेंट रहते थे मेरे हिसाब से। बट डेफिनेटली अगर मुझे ये मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर अप्लाई करने का सोच सकता हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है इस कंपनी के बारे में, क्या आप अप्लाई करोगे नहीं करोगे, करोगे
तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे, सब कुछ आज आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। कमेंट करके भी ज़रूर बता देना कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।